चलिए श्रोडिंगर समीकरण के बारे में बात करते हैं। चलिए श्रोडिंगर समीकरण के बारे में बात करते हैं। देखिए, श्रोडिंगर समीकरण का इम्पोर्टेंस क्वांटम मैकेनिक्स में वही है जो क्लासिकल मैकेनिक्स में न्यूटन के सेकंड लॉ का है। और जिस तरह से हम न्यूटन के सेकंड लॉ को डिराइव नहीं कर सकते, ऐसे ही श्रोडिंगर इक्वेशन को भी हम डिराइव नहीं कर सकते। ये एक पॉस्टुलेट है, लेकिन फिर भी इसको डिड्यूस करने की हम कोशिश कुछ ट्रायल मेथड से कर सकते हैं। और उसके लिए सबसे सरल एग्जांपल है हमारे पास श्रोडिंगर इक्वेशन को डिड्यूस करने के लिए हम कोशिश करते हैं एक फ्री पार्टिकल के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन बनाने की। तो फ्री पार्टिकल यानी जिस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है और कन्वीनियंटली जिसके लिए हम पोटेंशियल एनर्जी जीरो ले सकते हैं, ऐसे फ्री पार्टिकल के लिए हमारे पास डेफिनेटली क्वांटम मैकेनिक्स कहता है पार्टिकल और वेव के बीच में बहुत डिफरेंस वहाँ पर ब्लर हो ही रहा है। हर पार्टिकल के साथ डी ब्रॉगली कह रहे हैं इफ़ इट इज़ मूविंग देन इट इज़ एसोसिएटेड विद ए मैटर वेव। तो सरल मैटर वेव के लिए हम ये मानते हैं कि फ्री पार्टिकल ऐसा है जिसकी पोजीशन कंप्लीटली अनसर्टन है और जिसका मोमेंटम कंप्लीटली सर्टन प्रिसाइजली डिटरमाइंड है। ऐसी स्थिति के अंदर हमारे पास जो इसके साथ एसोसिएटेड मैटर वेव होगी वो मैटर वेव डेफिनेटली एक प्रोग्रेसिव हमारी हार्मोनिक वेव की जैसी होनी चाहिए। हालांकि मैटर वेव में बदलता क्या है, जैसा हमारे पास जब हम तरंग की बात करते हैं तो हमको पता है कि वहाँ पर जो वेरिएशन हो रहा है उसको हमने वेव फंक्शन के साथ जोड़ा है। सो व्हाट इज़ वेरिंग इज इन ए प्रोबेबिलिटी वेव इज ए वेव फंक्शन साई एक्स टी, and in this case where we have taken the position as completely uncertain and momentum is precisely determined, then the matter wave resembles to a simple harmonic progressive wave, one dimensional simple harmonic progressive wave. Therefore psi xt must be of the form like this, और ये होना चाहिए साइन या कॉस के फॉर्म में। तो हमारे पास ऐसा वेव फंक्शन हो सकता है इस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए, हम ये मान सकते हैं, या इनका कोई लीनियर कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। तो प्रश्न उठता है कि हमारी जो तरंग समीकरण होगी जो इसको गवर्न करेगी, जिसके कि सॉल्यूशन ही होंगे, वो कैसी होगी, जो श्रोडिंगर इक्वेशन जिसको हम कह रहे हैं। तो कैसी होगी हमें नहीं पता, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि वो कुछ शर्तों को सेटिस्फाई करने वाली होनी चाहिए। कौन कौन सी शर्तें? तो पहला, इट मस्ट बी लीनियर, रेखिक होनी चाहिए। क्यों रेखिक होनी चाहिए? क्योंकि रेखिक इसलिए होनी चाहिए कि हमारे पास ये जो सॉल्यूशन आएंगे, जो वेव फंक्शन जो हमारी श्रोडिंगर इक्वेशन कहलाएगी, उसके जो सॉल्यूशन आएंगे वो सुपर इम्पोजिबल होने चाहिए। क्योंकि हमने इलेक्ट्रॉन इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट में या वेव पैकेट बनाते समय देखा है कि ये यहाँ पर हमको ये ऑप्शन रखना पड़ेगा कि हमारे जो वेव फंक्शन है दे शुड बी सुपर इम्पोजिबल, ताकि हमको एक फाइनल रिजल्ट मिले। दूसरा, इट शुड बी फ्री फ्रॉम एनी वेरिएबल्स दैट आर एसोसिएटेड विद द मोशन ऑफ द पार्टिकल। यानी कि किसी तरह से मोमेंटम की बात करें, हम एनर्जी की बात करें, यानी दूसरे शब्दों में हम के और ओमेगा की बात करें। के और ओमेगा हमको पता है कि किस तरह से जुड़ते हैं, पी इज एच क्रॉस के एंड ई इज एच क्रॉस ओमेगा। इनसे फ्री होनी चाहिए। गति के किसी भी तरह के चर उस समीकरण में नहीं आने चाहिए। क्यों नहीं आने चाहिए? क्योंकि यदि गति के चर आएंगे तो हमको कई सारी तरंगों का अध्यारोपण यदि करना होगा तो उनके अलग अलग तरंगों के लिए उनकी वैल्यू अलग होगी एंड इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू सुपर इम्पोज। यानी ये दो शर्तें हमको चाहिए कि रेखिक हो और गतिकीय चर वहाँ पर नहीं आए। ऐसी समीकरण के लिए हम ट्रायल मेथड से देखते हैं। तो सबसे पहले जो सबसे सरल हमारे पास तरंग बनती है वो तरंग हमने छोटी कक्षाओं में पढ़ी। एक विमीय हमारी जो तरंग समीकरण जो एक ट्रांसवर्स वेव एक तनी हुई डोरी में हमने देखी, वो del 2 y बाय del x स्क्वायर इज 1 अपॉन गामा del 2 y बाय del t स्क्वायर। और यहाँ पर क्योंकि बदल y की जगह साई रहा है इसलिए मैं इसे साई कह देता हूँ। ये समीकरण क्या हमारे इस मैटर वेव को के व्यवहार को दर्शा सकती है, जिसके सॉल्यूशन ये होंगे। तो करके देखें। हमने
जो कंडीशन मानी है डेल्टा एक्स इज इनफाइनाइट एंड डेल्टा पी एक्स इज ज़ीरो, ऐसी कंडीशन के अंदर साई एक्स थ्री हमने कहा कि ये इस तरह का होगा या माइनस आयोटा और साइन और कॉस की फॉर्म में होगा। तो यदि हम यहाँ पर रख कर देखें, दो बार x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, दो बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आप माइनस आयोटा के का होल स्क्वायर साई ये आएगा, और इधर दो बार x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो माइनस आयोटा ओमेगा होल स्क्वायर साई ये 1 गामा आएगा। यानी गामा हमारे पास हो गया ओमेगा स्क्वायर बाय के स्क्वायर। लेकिन एच क्रॉस स्क्वायर से यदि दोनों को मल्टीप्लाई करें और डिवाइड, दोनों ऊपर और नीचे एच क्रॉस स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो आप देख रहे हैं ये हो गया ई स्क्वायर बाय पी एक्स स्क्वायर। और ई क्या है? ई हमारा क्योंकि पार्टिकल फ्री है इसलिए उसकी केवल काइनेटिक एनर्जी हमने मानी है, पोटेंशियल एनर्जी को हमने कन्वीनियंटली जीरो माना है, और इसलिए ई इक्वल टू पी एक्स स्क्वायर बाई 2 हम यहाँ पर रखेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको? पी एक्स स्क्वायर बाई 4m स्क्वायर। यानी कि ये गामा जो यदि हम इस तरह की समीकरण को माने कि इसको गवर्न करती है तो ये जो गामा होगा उसके अंदर पी एक्स आएगा, एंड पी एक्स वेरिएबल है मोशन का, इसलिए ये हमारी उस शर्त को जिसको हम सुपर इम्पोज करने के लिए सोचा था उसको डेफिनेटली वायलेट करता है। इसलिए ये समीकरण तो कतई हमारी अपेक्षित श्रोडिंजर समीकरण नहीं आ सकती। इसलिए श्रोडिंजर ने ये सजेस्ट किया कि चलिए इसकी जगह हम ये कोशिश करके देखते हैं, ये इसकी जगह यदि हम ये समीकरण रख कर देखें 1 गामा डेल साई बाई डेल टी तो क्या होता है। तो रख कर देखें, यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा? आयोटा के होल स्क्वायर साई, और यहाँ पर होगा 1 गामा, और ये होगा माइनस आयोटा ओमेगा, माइनस आयोटा ओमेगा साई। तो गामा क्या हो गया? गामा इज ओमेगा बाय के, गामा इज आयोटा ओमेगा बाय के स्क्वायर। ओके, माइनस और माइनस, दिस इज माइनस कैंसिल्स, आयोटा ओमेगा बाय के स्क्वायर। और यदि हम इसको एच स्क्वायर से ऊपर मल्टीप्लाई करें और एच स्क्वायर से नीचे, तो ये हो गया मेरा आयोटा एच क्रॉस पी एक्स बाय, सॉरी इट इज ई, एच क्रॉस ओमेगा इज ई बाय दिस इज पी एक्स स्क्वायर। लेकिन हमको पता है कि हमारे फ्री पार्टिकल के लिए E is px square by 2m, so therefore E by px square is 1 by 2m, so gamma is iota h cross by 2m, and this is it. This is what we wanted, कि हमारा जो गामा हो वो किसी भी तरह के वेरिएबल से, डायनामिकल वेरिएबल से फ्री हो, सो मास इज फिक्स फॉर द गिवन पार्टिकल, h क्रॉस इज ए कांस्टेंट। तो हमारी ये इक्वेशन डिजायर्ड इक्वेशन फ्री पार्टिकल के लिए है, और इसे हम कहते हैं 1 डायमेंशनल श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर फ्री पार्टिकल। यानी कि यदि हम इसमें गामा की वैल्यू रखें इस समीकरण में तो हमारी ये समीकरण जो बन जाएगी वो 1 डायमेंशनल श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर फ्री पार्टिकल होगी 1 गामा। यानी हम गामा को इधर ले लें तो आयोटा एच क्रॉस बाय 2m डेल साई बाय डेल टी, और यदि आयोटा एच क्रॉस से पूरी इक्वेशन को यदि हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमारी ये इक्वेशन बन जाएगी आयोटा 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 यानी माइनस आयोटा स्क्वायर, सो माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m डेल 2 साई बाई डेल टी स्क्वायर इक्वल टू आयोटा एच क्रॉस डेल साई बाई डेल टी। ये वो समीकरण है जिसकी हमें तलाश थी। ये एक समीकरण है जो फ्री पार्टिकल के लिए, जो एक विमा में एक विमीय गति कर रहा है, उससे संबंधित जो द्रव्य तरंग है उसको निरूपित करती है ये समीकरण। उसमें जो वेव फंक्शन को गवर्न करने वाली ये इक्वेशन है, इसे हम कहेंगे 1 डायमेंशनल श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर ए फ्री पार्टिकल। एक और बात यहाँ से हमको देख सकते हैं कि अब हमारे पास
या इससे पता चल रहा है कि हमारा इसका जो वेव फंक्शन होगा ये इस फॉर्म का हो गया हमारा आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी। यदि मैं इसको एक बार डिफरेंशिएट करूँ विद रेस्पेक्ट टू टी तो मुझे क्या मिला, टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पर माइनस आयोटा ओमेगा साई। और यदि मैं इसको आयोटा एच क्रॉस से मल्टीप्लाई कर दूँ दोनों तरफ तो क्या हो जाएगा, आयोटा एच क्रॉस से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा आयोटा माइनस यानी एच क्रॉस ओमेगा साई, यानी दिस इज इक्वल टू ई साई। इसी तरह से यदि मैं इसको x के रेस्पेक्ट में दो बार डिफरेंशिएट करूं डेल टू साई बाई डेल एक्स स्क्वायर तो क्या आ जाएगा, आयोटा के होल स्क्वायर साई, दो बार आयोटा के निकलेगा। और यदि मैं इसको माइनस एच स्क्वायर बाई 2m से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर इज माइनस एंड माइनस एच क्रॉस स्क्वायर के स्क्वायर बाई 2m साई, यानी पी एक्स स्क्वायर बाई 2m साई। तो यदि मैं लेफ्ट हैंड साइड को और राइट हैंड, इन दोनों के लेफ्ट हैंड साइड को और राइट हैंड साइड को देखूं और अपनी इस समीकरण में रखूं तो आप देखिए पी एक्स स्क्वायर बाई 2m साई इज ई साई, यानी ये हमारी क्लासिकल एनर्जी इक्वेशन के संगत है। इसके अलावा क्वांटम मैकेनिक्स में जो डायनेमिकल वेरिएबल्स हैं उनको हम ऑपरेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी यदि हम इस समीकरण को देखें तो इस समीकरण के हिसाब से मैं लिख सकता हूँ आयोटा एच क्रॉस डेल बाई डेल टी कॉरस्पॉन्डिंग ऑपरेटर है ई का, आयोटा एच क्रॉस डेल बाई डेल टी। और इसी तरह से यहाँ देख सकते हैं, इन दोनों को देखें तो माइनस आयोटा एच क्रॉस बाय 2m हमारा माइनस आयोटा, सॉरी हम मोमेंटम ऑपरेटर की बात करें तो 2m तो कैंसिल हो जाएगा, सो इट इज़ आयोटा माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल बाय डेल एक्स, ये हमारा मोमेंटम का x डायमेंशन में ऑपरेटर हो गया। यदि हम सिंगल बार x से ये करते हैं तो माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल बाई डेल एक्स, ये हमारा मोमेंटम। तो हम आगे देखेंगे इन सारी बातों को कि किस तरह से वेरिएबल, हर वेरिएबल के लिए, हर डायनामिकल वेरिएबल के लिए एक ऑपरेटर होता है। तो कुल मिलाकर हमारी ये जो समीकरण हमने निकाली और ये देखा कि हमारी क्लासिकल एनर्जी इक्वेशन के संगत है और इसके कारण हम ये जो वेरिएबल्स हैं पी एक्स और ई, इनके करस्पॉन्डिंग ऑपरेटर डिफाइन कर सकते हैं जो इन वेव फंक्शन पर लगेंगे। तो हमको आइगन वैल्यूज के रूप में इनको हम परिभाषित करेंगे बाद में, आइगन वैल्यूज क्या होता है, आइगन फंक्शन क्या होता है। लेकिन इस तरह से हमने एक डिराइव इसको नहीं किया है, बल्कि हमने एक ट्रायल मेथड से इसको रिड्यूस करने की कोशिश करी है। और अभी ये केवल फ्री पार्टिकल के लिए जो एक विमा में गति कर रहा है। इसके आगे क्योंकि एक सच्चा एक वास्तविक कण जो होगा उस पर निश्चित रूप से कोई न कोई बल लग रहा होगा, तो बल क्षेत्र में गति करने वाले कण के लिए श्रोडिंगर समीकरण कैसी होगी, 3 विमा में कैसी होगी, इन सब चीज़ों को आगे देखेंगे। एक और बात इसके साथ जोड़ने वाली है, वो ये है कि हमने ये सारी इक्वेशन जब शुरू करी है तो ये नॉन रिलेटिविस्टिक हमारा रिलेशन है, यानी श्रोडिंगर इक्वेशन में हमने ये माना है कि पार्टिकल की स्पीड इज़ मच लेस देन दैट ऑफ लाइट। तो इसलिए इन बातों को ध्यान में रखते हुए हम आगे